नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे। साथियों, राजस्थान की जलवायु में हमने कल त्रिवारता और थोनवेट को समाप्त कर लिया था और हमने शुरुआत कर दी थी ऋतुओं के बारे में। और कल की क्लास में हमने ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत करी थी। ग्रीष्म ऋतु में हमने सबसे पहले जाना कि भाई ग्रीष्म ऋतु कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसके बारे में हमने बात करी थी। और उसमें हमने बात करी थी कि भाई जो उसमें हवा चलती है, जो गर्म हवा चलती है, लू लू के बारे में हमने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि भाई जो आंधी है, वो आंधी की चलने का कारण क्या है, आंधी होती क्या है, सर्वाधिक आंधी कहां पर चलती है, ये हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बबुलिया को जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि भाई राजस्थान में कौन सा स्थान सबसे गर्म है, कौन सा जिला सबसे गर्म है, कौन सा दैनिक तापांतर वाला जिला है, कौन सा वार्षिक तापांतर वाला है, कहां पर न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, कौन सा न्यूनतम वनस्पति वाला स्थान है, ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। साथ ही उसके बाद में हम शुरुआत कर देंगे किसकी, शरद ऋतु की। शरद ऋतु में जो प्री मानसून है वो क्या है, वर्षा ऋतु क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। इसके बाद में हम फेरल का नियम भी समझेंगे कि भाई किस प्रकार से जो दक्षिणी जो व्यापारिक पवने हैं, दक्षिणी गोलार्ध की पवने, वो किस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनकर राजस्थान के अंदर वर्षा करती है। साथियों, ये आज की क्लास में हमारा मुख्य बिंदु होंगे, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। साथियों, तो कल हमने क्या पढ़ा था कि भाई लू किसे कहते हैं। तो लू क्या है कि भाई एक दक्षिणी राजस्थान में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कि उनका चलने का क्या कारण था, ये हमने कल की क्लास में बात करी थी कि भाई जो पाकिस्तान का के अंदर जो बलूचिस्तान का पठार है, बलूचिस्तान के पठार से इसकी शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, कि भाई लू की शुरुआत होती है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि भाई आंधी क्या है। देखो, आंधी क्या है, आंधी चलती कब है, कि भाई आंधी ग्रीष्म ऋतु में चलती है। कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। आंधी है क्या, कि भाई जो नमी युक्त है ना, धूल भरी हवाएं चलती है ना, उसको क्या कहते हैं, हम आंधी कहते हैं। अब देखो कि भाई आंधी चलने का कारण क्या है, भाई एक तो तापमान का संचरण क्या है, एक तो नहीं, तापमान का संवहन, उसके बाद में बात करें। और दूसरा कारण क्या है, कि तापमान का ऊर्ध्वाधर संचरण। क्या है दूसरा कारण, तापमान का ऊर्ध्वाधर संचरण। सर्वाधिक आंधी कहां पे चलती है, कि भाई गंगानगर में चलती है। कितने दिन चलती है, 27 दिन। और दूसरी बात करी थी हमने कि और कहां चलती है, कि बीकानेर में। बीकानेर में कितने दिन चलती है, 18 दिन। कितने दिन चलती है, 18 दिन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, राजस्थान की जलवायु। देखो, राजस्थान की जलवायु, जलवायु। अब देखो, राजस्थान की जलवायु हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, ग्रीष्म ऋतु। अब देखो कि भाई ग्रीष्म ऋतु कहां से लेकर कहां तक है, यह हमने कल की क्लास में बात करी थी। कहां से कहां तक, मार्च से लेकर जून तक। कहां तक है, मार्च से लेकर जून तक चलती है क्या, ग्रीष्म ऋतु। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में हमने कल की क्लास में लू लिख ली थी। अब लू के नीचे आपको क्या लिखना है, आंधी। क्या लिखना है, आंधी। देखो, आंधी ये कब चलती है, कि ये भाई ग्रीष्म ऋतु में चलती है। कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अब देखो क्या है ये, नमी युक्त, नमी युक्त। नमी किसे कहते हैं, आर्द्रता को। किसको कहते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता को क्या कहते हैं, नमी। नमी युक्त धूल भरी, धूल भरी हवाएं, उसको क्या कहते हैं, हम आंधी कहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई आंधी के कारण क्या है, देखो कारण, अगर हम पहले कारण की बात करें, पहला क्या है, तापमान का, तापमान का संवहन। क्या है, तापमान का संवहन। दूसरा क्या है, तापमान का ऊर्ध्वाधर, तापमान का ऊर्ध्वाधर संचरण, संचरण। ठीक है, कि भाई आंधी चलती कहां पर है, देखो कौन से क्षेत्र में चलती है, तो अधिकतर कहां चलती है, दक्षिण राजस्थान में चलती है। दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पे चलती है, देखो गंगानगर, दक्षिणी राजस्थान नहीं, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर और बीकानेर। कौन सा नेर, बीकानेर। अब देखो, गंगानगर में आंधी कितने दिन चलती है, 27 दिन, 27 दिन।
और बीकानेर में चलती है 18 दिन। कितने दिन चलती है? 18 दिन। लिखो इसको जल्दी से। आगे समझ में देखो, आंधी ग्रीष्म ऋतु में चलती है, नमी युक्त आर्द्रता, धूलभरी हवाएं हैं। क्या है? धूलभरी हवाएं। नमी युक्त मतलब इसके अंदर आर्द्रता है, मतलब इसके अंदर कुछ वाष्प के कण है, मतलब जो नमी रखती है ना वो है। अब देखो, और इसका कारण क्या है कि तापमान का संवहन करती है ये, और तापमान का ऊर्ध्वाधर संचरण। अब देखो क्षेत्र कौन से? गंगानगर और बीकानेर। गंगानगर में आंधी कितने दिन चलती है? 27 दिन। बीकानेर में 18 दिन। साथियों एक बार क्लास शुरू कर दी है आपने, तो एक बार क्लास को एंड तक जरूर देखें। साथियों एक बार लिख लो इसको जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? अब देखो, अब बात करते हैं हम बबूलिया की। देखो बबूलिया किसे? देखो साथियों, आपने आज तक है ना राजस्थान ज्योग्राफी में इतना डिटेल अध्ययन कहीं नहीं किया होगा कि आपको एक एक चीज, एक एक शब्द के ऊपर आपको इतनी सारी चीजें बताई जा रही है। क्या आप है ना कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो चाहे किसी भी, तो उसमें क्या है कि आपकी कोई भी चीज बाकी नहीं रहे, मतलब कुछ भी छूटे ना। आप अगर पढ़ो ना, देखो साथियों तैयारी आप यहाँ तो जिंदगी भर करते रहो, या आप पढ़ते रहो बार बार, आज आपने ये पढ़ा तो ये छूट गया, ये पढ़ा, मतलब एक बार आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन उसको इतना विस्तृत पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि आपको जीवन में वापस दोबारा कहीं से भी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब तो देखो, अब बात करें हम किसकी? बबूलिया की। क्या भाई बबूलिया किसे कहते हैं? बबूलिया। अब देखो बबूलिया किसे कहते हैं कि भाई जो चक्रवाती हवाएं है ना, देखो धूलभरी और चक्रवाती हवाएं जो दोनों एक साथ चलती है उसको क्या कहते हैं? बबूलिया। यह कब चलता है? यह भी ग्रीष्म ऋतु में चलता है। तो देखो बबूलिया का जो केंद्र है ना, वहां पर तापमान कैसा होता है? उच्च होता है। मतलब बबूलिया का केंद्र है, उसमें तापमान कैसा होगा? उच्च होगा। देखो बबूलिया कैसे चलता है, पहले तो इसको देखो, इस प्रकार से बबूलिया ऊपर चलता जाता है। तो अगर हम इसके केंद्र की बात करें ना, इसके केंद्र में तापमान कैसे होगा? देखो इसके केंद्र में तापमान होगा उच्च, उच्च तापमान होगा। लेकिन इसकी जो परिधि है ना, ये वाली परिधि, ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये वाली परिधि, ये देखो ये परिधि है ना, इस परिधि में तापमान कैसे होगा? परिधि पर तापमान न्यूनतम होगा। देखो केंद्र में तो हो गया, केंद्र में तो क्या हो गया? तापमान उच्च, और परिधि में हो गया तापमान न्यूनतम, न्यूनतम। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो बबूलिया कहते किसे हैं कि भाई, सबसे पहली बात तो देखो बबूलिया किसे कहते हैं? धूल भरी व चक्रवाती हवाओं को क्या कहते हैं? हम बबूलिया कहते हैं। अब देखो बबूलिया के केंद्र में तापमान उच्च होता है तथा परिधि में तापमान निम्न होता है, निम्न या न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। अब देखो ये बबूलिया है, ये तो क्या हो गया? ये बबूलिया हो गया। ये यहाँ पे इसको लिख लो बबूलिया, और ऐसे कैसे बना लेना इसको कि बबूलिया किसको कहते हैं। देखो साथियों, जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, जब हम मैं मेरा बता रहा हूँ, आप सब लोग भी क्रिकेट खेलते हो गए, कोई सब गेम खेलते हो गए, उस समय आपने देखा होगा जब ग्राउंड होता है ना, जब आप ग्रीष्म ऋतु में हो, ग्रीष्म ऋतु मतलब जब मार्च से लेकर जून के मध्य, कब? मार्च से लेकर जून के मध्य आपने देखा होगा कि आप जब क्रिकेट खेलते हो तो अचानक से एक जगह पर, मतलब एक जगह पर क्या बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। जब बनता है ना, तो वहां पर हवाएं क्या होती है? एक ही जगह पर घूमने लगती है, मतलब हवाएं एक जगह पर क्या आती जाती है, ऐसे इस प्रकार से हवाएं क्या करती है? वहां पर अटैक करने लगती है। तो उस इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? कि वह बबूलिया का निर्माण होता है। और इस प्रकार से बबूलिया ऊपर उठता जाता है, और हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर मत जाना, इसके अंदर क्या है? जिन है, भूत है। क्या है? भूत है। तो हम इस प्रकार से इसको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। मतलब हम क्या जानते थे कि बबूलिया क्या है? एक प्रकार का भूत है। तो आप देख लो कि अगर आपको भूत देख के याद करना है या इसको किस प्रकार से याद करना है, लिखो इसको जल्दी से बबूलिया को, इसके बाद में हम और बात
करते हैं। आगे समझ में देखो, बबूलिया क्या है कि भाई धूल भरी व चक्रवाती हवाएं हैं। क्या है? धूल भरी चक्रवाती हवाएं हैं। तो बबूलिया के केंद्र में तापमान कैसा होता है? उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। वही अगर हम बात करें इससे परिधि पर तापमान कैसा होता है? न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। लिख लिया। और बबूलिया होता कैसा है ये देख लिया कि भाई एक जगह से, मतलब नीचे से अगर कोई चीज ऊपर उठने लगती है, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें उड़ती जाती है, और लोग क्या बोलते हैं? इससे दूर रहो भाई, जिन आ गया जिन। ये आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, आपने देखा होगा ना भाई। सभी लगभग तैयारी करने वाले लोग 70 से 80% ग्रामीण परिवेश के होते हैं, तो वो सारी चीजें जानते हैं। लिख लिया? इसको लिख लो जल्दी से। इसके बाद में हम बात करते हैं एक नोट के बारे में। नोट लिखते हैं। इसके बाद में हमारा ये क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई। इसके बाद में हम कौन सी बात करेंगे? शरद ऋतु की बात करेंगे। लिखो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, एक नोट डालो और लिखो। नोट डालो और लिखो कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान को बढ़ाने वाली घटना को लू कहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान को घटाने वाली घटना को आंधी कहते हैं। तो नोट में क्या लिखना है आपको? देखो, नोट में क्या लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ाने वाली घटना को लू कहते हैं, तथा तापमान को घटाने वाली घटना को आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। ध्यान रखना है कि भाई ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान बढ़ाने वाली घटना है ना, उसको क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। और तथा तापमान को जो घटाती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। मतलब तापमान बढ़ाती कौन है? लू बढ़ाती है। मतलब अगर हम बात करें कि भाई जो गर्मियों के दिनों में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में तापमान कौन बढ़ाती है? कि भाई लू बढ़ाती है। और तापमान घटाती कौन है? आंधी घटाती है। मतलब अगर लू चलती है तो तापमान क्या रहता है? वातावरण का बढ़ा हुआ रहता है। आपको पता है हमें कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, उसके बाद में वो आंधी आती है तो तापमान कैसे हो जाता है? एकदम ठंडा हो जाता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि जो आंधी है वो क्या लेके चलती है? आर्द्रता लेके चलती है, मतलब नमी युक्त हवाएं लेके चलती है। तो इस वजह से वातावरण का तापमान क्या हो जाता है? अचानक से घट जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, अगर हम राजस्थान के सबसे गर्म स्थान की बात करें तो कौन सा है राजस्थान का सबसे गर्म स्थान? फलोदी। कौन सा है? फलोदी है। राजस्थान का गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी है। वही अगर हम बात करेंगे भाई राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला, अगर हम राजस्थान के सबसे गर्म जिले की बात करें तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। कौन सा है? चूरू है। लेकिन ध्यान रखना, अगर चूरू अब वर्तमान में क्या है कि फलोदी क्या बन गया है? जिला बन गया है। तो अगर वहां पर ऑप्शन में क्या आ जाता है कि जिला पूछ लेना कि सबसे गर्म जिला भी कौन सा हो गया? फलोदी। तो वर्तमान में देखो, आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। क्या रखनी है? कि अगर गर्म स्थान पूछे तो फलोदी हो गया, और गर्म जिला पूछे तो भी फलोदी हो गया। लेकिन ऑप्शन में क्या आता है? अगर ऑप्शन में चूरू नहीं आता है और फलोदी आता है तो उत्तर क्या करना है आपको? फलोदी करना है। और ऑप्शन में
अगर फलोदी आता है और चूरू नहीं आता तो ऑप्शन क्या करना, फलोदी। और चूरू आता है और फलोदी नहीं आता तो क्या करना, चूरू। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको दोनों में से कोई सा भी करना है। फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट हो सकता है। उसके बावजूद भी अपन अभी कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते। पहली बात तो दोनों में से ऑप्शन में एक ही चीज आएगी, क्योंकि अभी देखो जिलों का क्या चल रहा है, पुनर्गठन चल रहा है। क्या पता जिले जो फलोदी है उसको रद्द कर दें, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि राजस्थान का, किसका, राजस्थान का सबसे गर्म क्या, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अगर हम बात करें कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है स्थान, तो अगर हम बात करें राजस्थान का ठंडा स्थान कौन सा, माउंट आबू है। कौन सा है, माउंट आबू है। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, देखो ठंडा, ये चीजें आपको पूरी लिखनी है, ठीक है। मैं तो लिख नहीं रहा हूं, ठंडा जिला। देखो ठंडा जिला कौन सा है, झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। झालावाड़। देखो अभी तक जितने भी राजस्थान के एग्जाम हुए ना, उसमें जो पुरानी ज्योग्राफी थी ना राजस्थान की, वही ही पूछ रहे। लेकिन हम क्या इनको दोनों को साथ में लिख के चलेंगे, भाई जो दो ऑप्शन में आए वही आपको करना है। लिखो इसको जल्दी से। देखो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ाने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और तापमान को घटाने वाली घटना को क्या कहते हैं, हम आंधी कहते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। और अगर ऑप्शन में अगर चूरू नहीं आए और फलोदी आए तो कौन सा हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा, माउंट आबू है। और ठंडा जिला कौन सा, झालावाड़ है। जल्दी से लिखो इसको। ये गर्म और ठंडे का मतलब है तापमान, मतलब सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है, तापमान वाला स्थान कहाँ पे है, कि फलोदी में। तो आप यहाँ पर तापमान भी लिख लेना, तापमान। और यहाँ पे लिख लेना न्यूनतम तापमान। क्या लिखना है आपको, न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान, तापमान वाला स्थान और न्यूनतम तापमान वाला जिला, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। मतलब ठंडा और गर्म भी याद नहीं रखना है, न्यूनतम तापमान वाला जिला और न्यूनतम तापमान वाला स्थान। और आप चाहो तो भले इस ठंडे को हटा ही दो, यहाँ पे न्यूनतम लिख लो आप, तो कंफ्यूज हो गए नहीं तो दोनों जगह। न्यूनतम तापमान स्थान, और ये के ये यहाँ जिला आ जाएगा। लिख लिया, जल्दी से लिख लो। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया। अब देखो समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। ऐसा चुप चुप मत रहा करो यार साथी। देखो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर हमारा भी मन डगमगाता है। हमारे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब देखो अगर हम बात करें कि राजस्थान का, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, शुष्क स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा हो गया, फलोदी। फलोदी। और सबसे शुष्क जिला कौन सा हो गया, शुष्क जिला, देखो इसमें भी जैसलमेर और फलोदी। देखो अगर हम अब जिला कौन सा बन गया, फलोदी। पहले जैसलमेर, इसका आंसर सीधा हो जाता, फलोदी भी जिला हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, फलोदी भी लिखना है। दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो कर लेना। अब देखो राजस्थान का वनस्पति विहीन, राजस्थान का वनस्पति, जहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, मतलब ना के बराबर पाई जाती है, वनस्पति विहीन, विहीन स्थान कौन सा है, समगांव, समगांव जैसलमेर। कौन सा है, समगांव जैसलमेर। और जिला कौन सा है,
कि भाई न्यूनतम वनस्पति वाला जिला, देखो न्यूनतम वनस्पति वनस्पति वाला जिला, न्यूनतम वनस्पति वाला जिला कौन सा हो गया? चूरू। मतलब चूरू में क्या है पाई जाती है? न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से, फिर मिटा रहा हूं मैं। लिख लिया? अब देखो, अब हम बात करेंगे प्री मानसून की। किसकी बात करेंगे? प्री मानसून के। भाई प्री मानसून किसे कहते हैं? ठीक है। और प्री मानसून से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं? ये तो देखो साथियों नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान के हर एग्जाम में लगभग लगभग एक का एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है। आप देखो हेडिंग डालो प्री मानसून, प्री मानसून। देखो प्री मानसून किसे कहते हैं? कि भाई जो मानसून से होने वाली, मानसून से होने वाली वर्षा से पहले, मतलब मानसून से होने वाली वर्षा से पहले होने वाली वर्षा, होने से पहले होने वाली, पहले होने वाली, होने वाली वर्षा, उसको क्या कहते हैं? हम प्री मानसून वर्षा कहते हैं। इसको क्या है कि भारत में ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो भारत में इसको अलग अलग नामों से, भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई इसको पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक, और उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, और असम, असम और दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। अब देखो कि अगर हम बात करें कि भाई पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में इसको जाना जाता है बारदोली के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नहीं, पश्चिम बंगाल में इसको जाना जाता है, पहले राजस्थान में लिख लो, राजस्थान में इसको दोगड़ा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दोगड़ा नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसको केरल और कर्नाटक में इसको जाना जाता है चेरी ब्लाज्म के नाम से, चेरी ब्लाज्म के नाम से, चेरी ब्लाज्म के नाम से। उत्तर पूर्वी भारत में इसको जाना जाता है नार्वेस्टर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर के नाम से। असम में इसको जाना जाता है बारदोली झीड़ा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? बारदोली झीड़ा के नाम से, बारदोली झीड़ा के नाम से। और दक्षिण भारत में इसको जानते हैं आम्र वर्षा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। देखो पश्चिम बंगाल में इसको जानते हैं दोगड़ा हो गया, चेरी ब्लाज्म हो गया, नार्वेस्टर, बारदोली झीड़ा। पश्चिम बंगाल में इसको जानते हैं, ये लिखो पहले जब तक मैं बताता हूं आपको। लिखो जल्दी से।
याद करो, पश्चिम बंगाल में इसको जानते हैं काल बैसाखी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी, बैसाखी के नाम से। ठीक है, लिखो जल्दी से। देखो, प्री मानसून की वर्षा किसे कहते हैं कि भाई मानसून से पहले होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? प्री मानसून की वर्षा कहते हैं। इसको राजस्थान में, भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? इसको दोगड़ा या दोगड़ी के नाम से। किस नाम से? दोगेड़ी के नाम से। अब देखो, अगर हम बात करें केरल, केरल और कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं? चेरी ब्लाज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चेरी ब्लाज्म के नाम से। उत्तर पूर्वी भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर के नाम से। असम में किस नाम से जाना जाता है? इसको बारदोली झीड़ा के नाम से। किस नाम से? बारदोली झीड़ा के नाम से। और दक्षिण भारत में इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। लिखो जल्दी से। ये एग्जाम बहुत, ये सारे के सारे भारत और राजस्थान का ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं साथियों। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो लिखो इसको जल्दी से, लिखो जल्दी। देखो, आया समझ में? एक बार इसको पूरे को वापस याद कर लो। देखो, इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार इनको वापस याद करो आप, क्योंकि याद नहीं करोगे तो ये चीजें, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, वरना तो मैं आपको बताता नहीं इन चीजों को। आपने आज से पहले राजस्थान की ज्योग्राफी इतने डिटेल में, इतने समझ के कहीं से भी पढ़ी हो तो मुझे बता देना। अब देखो, जो मानसून से पहले वर्षा होती है ना, कि भाई अब मानसून आएगा। भारत में मानसून कितनी तारीख को आता है? कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? अंडमान निकोबार को। कब आता है? कि भाई 24 मई को आता है। और भारत के जो मेन मुख्य भूमि है वहां पर मानसून कब सबसे पहले कौन से राज्य में आता है? केरल में। कब आता है? 1 जून को आता है। और राजस्थान में मानसून कब आता है? कि राजस्थान में 20 जून से लेकर 25 जून के मध्य राजस्थान में क्या आता है? मानसून आता है। और अगर हम बात करें कि भाई जो मानसून से पहले वर्षा होती है उसको हर जगह पर, मतलब अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम बात करें कि भाई पश्चिम बंगाल में, अगर हम बात करेंगे भाई प्री मानसून की जो वर्षा होती है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी, बैसाखी इस नाम से जानते हैं। किसको? प्री मानसून से होने वाली वर्षा को जानते हैं। वही अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में इसको किस नाम से जानते हैं, तो राजस्थान में इसको जानते हैं दोगड़ा या दोगड़ी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? दोगड़ा या दोगड़ी के नाम से, दो गढ़ी के नाम से। वही अगर हम बात करें कि भाई केरल और कर्नाटक में प्री मानसून की वर्षा को किस नाम से जानते हैं? केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक को इससे चेरी ब्लाज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चेरी ब्लाज्म, ब्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसको? प्री मानसून की वर्षा को। जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में इसको किस नाम से जानते हैं? दक्षिण भारत में इसको जानते हैं आम्र वर्षा के नाम से। किस किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अब देखो, असम में इसको किस नाम से जानते हैं? असम, असम में इसको जानते हैं बारदोली झीड़ा के नाम से। किस नाम से? बारदोली झीड़ा, बारदोली झीड़ा के नाम से इसको जानते हैं। वही अगर हम बात करें कि भाई जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में इसको किस नाम से जानते हैं? नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। लिखो जल्दी से इसको। आ गया समझ में? ये चीजें आपको पहले लिखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्षा ऋतु के बारे में। लिखो जल्दी से। वर्षा ऋतु में क्या आता है? मानसून आता है। याद हो गया? पश्चिम बंगाल में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से। राजस्थान में दोगड़ा या दोगड़ी के, कर्नाटक में चेरी ब्लाज्म के नाम से, दक्षिण भारत में आम्र वर्षा के नाम से, असम में बारदोली झीड़ा के नाम से, उत्तर पूर्वी भारत में नार्वेस्टर के नाम से। लिख लिया? अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। ठीक है, देखो,
आज की क्लास में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है साथियों, तो क्लास को मिस नहीं करना और अपने नोट्स को प्रिपेयर करता चलना है। देखो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। अब ये वर्षा ऋतु कब आती है? कि वर्षा ऋतु आती है जून से लेकर सितंबर के मध्य आती है। किसके मध्य आती है? जून से लेकर सितंबर के मध्य आती है। इसका मुख्य काम क्या है? मतलब अगर वर्षा ऋतु का मुख्य काम क्या है इसमें, कि यहाँ पे मानसून आता है। क्या आता है? मानसून आता है। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि भाई मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखो मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किससे हुई है? अरबी भाषा के, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? मौसिम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखो कि भाई मानसून का अर्थ क्या है। देखो मानसून का अर्थ, मानसून का अर्थ मतलब पवनों की दिशा। मानसून का अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा। आज हम क्लास में सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे साथियों। अब आप सोच रहे होगा कि सर राजस्थान की जलवायु इतनी बढ़िया है साथियों, आज से पहले आपने एक दो पेज की राजस्थान की जलवायु बढ़ी हुई जिसमें कुछ भी नहीं बताते हैं, वो बस उनका जो काम है वो करते रहते हैं और उनके माध्यम से उनकी दुकान चलती रहती है। अगर आपको सच में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है साथियों सॉरी, तो आपको सारी चीजों को पूरा डिटेल में समझना होगा। अब देखो पवनों की दिशा, अब देखो अर्थात क्या है? जो पवने है ना, जो मानसूनी पवने हैं, जो मानसूनी पवने हैं जो शुरुआत में है ना, जो किधर से किधर तक चलती है, तो देखो दक्षिणी पश्चिम से लेकर, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। किधर चलती है? उत्तर पूर्व की ओर और चलती है। मतलब कि ये जल से लेकर, जल से स्थल की ओर चलती है। किधर चलती है? जल से स्थल की ओर। इनको क्या कहते हैं? हम मानसूनी पवने। क्या कहते हैं? हम मानसूनी पवने, मानसूनी पवने कहते हैं। और दूसरी हवा किधर से किधर चलती है? देखो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। किधर से किधर चलती है? उत्तर पूर्व से और दक्षिण की ओर चलती है। अब देखो और चलती हो, इसे क्या कहते हैं हम? कि भाई स्थल से जल की ओर। किधर? स्थल से जल की ओर चलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं हम? लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। लिखो इसको जल्दी से, मानसून लिखो जल्दी से इसको। इसके बाद में अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमारे को, जल्दी लिखो। आया? देखो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून का अर्थ क्या है? पवनों की दिशा। अब देखो पवने कौन से? दक्षिणी पश्चिम जो पवने है वो किधर से चलती है? उत्तर पूर्व की ओर चलती है, मतलब जल से स्थल की ओर। इसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी पवने। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाले पवनों को हम क्या कहते हैं? कि ये लौटता हुआ मानसून, मतलब मानसून जो वापस लौटता है, इसे क्या कहते हैं हम? स्थल से जल की ओर। लिखो इसको जल्दी से पानी पीता हूं मैं जब तक। देखो जल्दी अब देखो अभी हम इसको क्या करते हैं? समझते हैं। लिख लिया अब तो? अब देखो कि किस प्रकार से ये दोनों प्रकार से चलती है। ये मैं आपको एक चीज बताता हूं।
देखो ये अपना भारत है, ठीक है, ये अपना दक्षिणी भारत है। अब देखो अगर जो हवाएं जो ये अरब सागर, ये हिंद हिंद महासागर हो गया, ये हिंद महासागर और ये अरब सागर, अरब सागर। अब देखो ये हो गया अपने बंगाल की खाड़ी, क्या होगी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी। अभी हम फेरल का नियम समझेंगे ना, जब इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले अभी मैं आपको दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं मानसून वो कैसे चलती है, कि भाई यहां पर क्या होता है, यहां पर पानी जो है वो क्या होता है, गर्म होता है। अब देखो एक तो राजस्थान का कहाँ हो गया, जैसलमेर, और एक जो यहां पर है तिब्बत का पठार, भारत के ऊपर तिब्बत पठार। यहां पर क्या बनता है कि भाई न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, मतलब लो प्रेशर बनता है। यहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। अब इंग्लिश में देख लो आप, न्यूनतम वायुदाब का केंद्र बनता है, वायु दाब का केंद्र बनता है। एक तो कहां पर बनता है, राजस्थान के जैसलमेर में, और एक बनता है तिब्बत का पठार में। अब देखो तो यहां से जो हवाएं है ना, वो हवाएं इधर चलना स्टार्ट होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अभी यहां पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, क्या बन रहा है, उच्च वायुदाब बन रहा है। कहां पर, अरब सागर में उच्च वायुदाब बन रहा है, वायु दाब। अब ये उच्च वायुदाब का केंद्र कहां पे है, अरब सागर के अंदर है। तो यहां से हवाएं कहां पर चलना स्टार्ट करती है, भाई निम्न वायुदाब की ओर स्टार्ट करती है। तो ये हवाएं चलती है तो ये किधर से जा रही है, ये दिशा कौन सी आपको पता है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये हवाएं कहां से कहां किधर चलती है, कि ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर ये हवाएं चलना आरंभ कर देती है। जब मानसून वापस यहां पर, अब देखो यहां पर वापस अगर अरब सागर के अंदर न्यून वायुदाब का केंद्र बन गया यहाँ पर, तो वापस, और यहाँ पर वापस हाई, यहाँ पर बरसात होगी, तो यहां से वापस यहाँ पर क्या बन गया, हाई वायुदाब का केंद्र। तो वापस यहाँ से क्या हवा है, वापस उल्टा चलना आरंभ कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं, हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और भारत में लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तमिलनाडु में होती है। कहां पर होती है, तमिलनाडु में होती है। और ये क्वेश्चन कितनी बार, बार बार पूछा जाता है, क्या किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। आ गया समझ में आपको कि लो वायुदाब का केंद्र कैसे कहां पर बनता है, एक तो जैसलमेर में और एक तिब्बत के पठार में बनता है। कहां पर बनता है, जैसलमेर में बनता है। एक बार अगर इसको आपको समझना है तो एक बार इसको मैप को बना लो, आपकी हवाएं कैसे किस प्रकार से चलती है, लिखो इसको जल्दी, एक बार बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख लिया। अब देखो अगर हम बात करेंगे भाई मानसून का संबंध किससे है, तो देखो मानसून का संबंध सीधा सीधा किससे है, तापमान से है। किससे, तापमान से है, कि भाई जहां पर क्या होगा, तापमान का केंद्र है, जो न्यूनतम वायुदाब का केंद्र बनेगा उधर चलेगा। तो अब देखो तापमान का संबंध, क्या मानसून का संबंध किससे है, तापमान से है। मानसून का संबंध, मानसून का संबंध किससे है, तापमान से है। किससे है, तापमान से है। अब देखो वर्षा ऋतु में सूर्य कहां चमकता है, तो कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। तो देखो वर्षा ऋतु में सूर्य कहां चमकता है, सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, कर्क रेखा पर। तो वर्षा ऋतु में कर्क रेखा पर क्या होगा, तापमान सबसे ज्यादा होगा। तो कर्क रेखा पर तापमान कैसा होगा, देखो कर्क रेखा पर क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा। एक एक चीज साथियों आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं लिखाएगा। तो देखा, अब देखो वायुदाब का केंद्र, वायुदाब, देखो अगर वायुदाब मतलब लो, लो प्रेशर, न्यूनतम वायुदाब, न्यूनतम वायुदाब, न्यूनतम वायुदाब का केंद्र कहां बनता है, तो एक तो जैसलमेर में, लिखो जैसलमेर, और एक बनता है तिब्बत के पठार में। कहां बनता है, तिब्बत
पठार में। लिखो इसको जल्दी से। आगे समझ में देखो, मानसून शब्द का संबंध किससे है? तापमान से। वर्षा ऋतु में सूर्य कहाँ चमकता है? सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। और कर्क रेखा को हम क्या मतलब, कर्क रेखा पर तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। और वायुदाब मतलब निम्न वायुदाब के केंद्र कहाँ पर बनते हैं? एक तो जैसलमेर में और एक तिब्बत के पठार में। लिखो इनको जल्दी से, सारी चीजों को, एक एक चीजों को साथ में लिखते चलो और समझते चलो, जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी लिख लो एक बार, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों एक तो क्या है, क्लास आप क्या है ना, 2 की स्पीड में देखा करो, ताकि आपको क्या पढ़ने में मजा आए। लिख लिया? अब देखो, अब हम समझते हैं फेरेल के नियम को, कि फेरेल का नियम किस प्रकार से जो मानसूनी हवाएं हैं उनको बदलता है। देखो, देखो ये पृथ्वी है, देखो ये अपनी पृथ्वी हो गई। एक बार हेडिंग डाल लो, फेरेल का नियम, फेरेल का नियम। नियम अब देखो, ये अपनी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। ये कौन सी हो गई? कर्क रेखा रेखा। ये भूमध्य रेखा, यहां पे लिख लो भूमध्य रेखा। और ये मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो जो फेरेल का नियम है ना, फेरेल के नियम के अनुसार जो हवाएं है ना, वो पहले कहां से किधर चलती है? कि भाई जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध अपना, उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी गोलार्ध, क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर चलती है? कि भाई जो उत्तर पूर्व है ना, उत्तर दक्षिण मत पूर्व दक्षिण, मतलब पूर्व दक्षिण से हवाएं कहां चलती है? देखो पूर्व दक्षिण से हवाएं चलती है उत्तर पश्चिम की ओर। किधर चलती है? उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चलती है। देखो इस प्रकार से हवाएं चलती है। ठीक है, जब फेरेल का नियम लगता है तो उसके बाद में जो हवाओं का रुख है ना, वो किधर हो जाता है? कि दक्षिण पश्चिम से, किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं हो जाती है। किधर हो जाती है? उत्तर पूर्व की ओर हवाएं हो जाती है। क्यों होती है? कि ये फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं किधर घूम जाती है? उत्तर पूर्व की ओर घूम जाती है। किधर घूम जाती है? उत्तर पूर्व। और अपना भारत कहाँ आ गया? यहाँ पर, ये अपना भारत आ गया। देखो ये अपना भारत आ गया। ठीक है, ये जैसा भी भारत है, ये अपने भारत से क्या निकल गई? ये कर्क रेखा निकल गई। तो अब देखो ये भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर किस प्रकार से ये प्रवेश कर रही है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने, तो इस प्रकार से ये भारत के अंदर प्रवेश कर रही है। देखो ये यहाँ पर अरावली के समांतर समानांतर निकल जाती है और फिर ये आगे जाके बारिश करती है। तो इस प्रकार से फेरेल का नियम प्रभावित करता है किसको? भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो एक बार इसको लिख लो, इसके बाद में हम इसको पूरा शब्दों के माध्यम से लिख लेंगे। एक बार ये मैप बना लो पूरा पूरा, ऐसे कैसे, समझ में आ गया? फेरेल का नियम आप बोलो तो इसको और अच्छे से बना दूं मैं। लो रुको,
बनाओ जल्दी से, मेरे जैसे जैसा पूरा बना लो इसको, ताकि आपको फेरल का नियम भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हवाएं बदलती है। ठीक है, हवाओं का रुख बदल जाता है पूरी तरीके से भूमध्य रेखा पर आने के बाद में। लिख लिया? अब देखो, बना लिया? बना लिया होगा। अब देखो, अब देखो इसमें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो यह अपनी मूल दिशा से मूल दिशा से विचलित होकर फेरल के नियम अनुसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। लिखो जल्दी से इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो इसको। इसके बाद हम बात करते हैं कि वे भारत में मानसून कैसे आता है। जल्दी लिखो। ये फेरल के नियम साथियों हम जब पढ़ेंगे ना इंडिया ज्योग्राफी, जब और अच्छे से समझेंगे इसको। अभी तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना, वैसे है कुछ नहीं। जो ये लाइन लिखी है ना, इसमें ये फेरल का नियम आ गया कि भाई दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है ना, जब भूमध्य रेखा को जब पार करती है तो ये अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। किसके अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। और ये किधर मुड़ जाती है? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने कहते हैं। लिखो इसको जल्दी से, लिख लिया होगा? जल्दी लिखो। लिखो जल्दी। लिख लिया? अब देखो, अब मानसून का आगमन की बात करते हैं कि भाई मानसून कब आता है भारत में और राजस्थान में, और मानसून कब लौटता है। देखो हेडिंग डालो, मानसून का आगमन। मानसून का आगमन, आगमन की तिथि,
तिथि। अब देखो भारत में सबसे पहले हम कहाँ बात करेंगे, भारत में, फिर राजस्थान में। राजस्थान में, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, सबसे पहले पहले 24 मई को, 24 मई को मानसून कहाँ आता है, अंडमान और निकोबार पर। कहां पर आता है, अंडमान और निकोबार पे, निकोबार द्वीप समूह पर आता है। कहां पर आता है, निकोबार द्वीप समूह पे आता है। वही अगर हम बात करें किसकी, मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर, भारत की जो मुख्य भूमि है ना, ये तो द्वीप है, मुख्य भूमि पर भारत में कब आता है मानसून, मुख्य भूमि पर आता है 1 जून को। कब आता है, 1 जून को। और कहां पर आता है, केरल में आता है। कहां पर आता है, केरल में आता है, ठीक है। और राजस्थान में मानसून कब आता है, तो राजस्थान में मानसून आता है 20 से 25 जून के मध्य, 20 से 25 जून के मध्य। और कहां पर आता है, भारत में सबसे पहले क्या, राजस्थान में सबसे पहले मानसून राजस्थान में आता है बांसवाड़ा में। कहां पर आता है, बांसवाड़ा में। अब देखो बांसवाड़ा को क्या कहते हैं हम, बांसवाड़ा में कहते हैं राजस्थान के मानसून के राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किसे कहते हैं हम, बांसवाड़ा को कहते हैं। अब देखो मानसून के लौटने की दिशा, यहां पर लिख लो, मानसून का निवर्तन, निवर्तन को क्या कहते हैं, लौटना। मतलब मानसून कब लौटता है, लौटना। अब देखो भारत में मानसून कब लौटता है, और राजस्थान में, देखो भारत में मानसून लौटता है अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य। कब लौटता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य। और राजस्थान में कब लौट जाता है, 30 सितंबर को पूरी तरीके से मानसून लौट जाता है। राजस्थान से कब लौट जाता है, 30 सितंबर को पूरी तरीके से मानसून लौट जाता है। लिखो इनको जल्दी से। देखो मानसून की आगमन की तिथि, अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता है, अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले भारत में मानसून आता है कितनी, कहां पर आता है कि भाई अंडमान और निकोबार पर आता है। कितनी तारीख को आता है, 24 मई को आता है। और मुख्य भूमि पर कब आता है, 1 जून को आता है। कब आता है, 1 जून को। कौन से राज्य में आता है, केरल में आता है। और राजस्थान में कब आता है, जब 20 से 25 जून के मध्य आता है। और कहां पर आता है, सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में आता है। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर हम बात करें कि भाई मानसून कब लौटता है वापस, तो भारत में मानसून कब लौटता है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य। और राजस्थान में मानसून कब लौट जाता है, राजस्थान में मानसून लौट जाता है 30 सितंबर को लौट जाता है। मतलब 30 सितंबर तक राजस्थान में जितनी बारिश होनी होती है वो हो जाती है। और भारत में कब तक होती रहती है, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर तक होती रहती है। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया, आ गया याद। ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, ठीक है। अब देखो मानसून की प्रकृति कैसी है, लिख लिया। ये सारी डेट, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं मानसून की प्रकृति। देखो एक चीज लिख लो, मानसून की प्रकृति, मानसून की प्रकृति, प्रकृति। अब देखो मानसून की प्रकृति कैसी है कि देरी से आना, देरी से आना और जल्दी लौटना। ये किसके संदर्भ में है, राजस्थान के संदर्भ में है, जल्दी लौटना।
क्योंकि सबसे बाद में राजस्थान में ही आता है मानसून और सबसे जल्दी लौट जाता है। क्या होता है, सबसे जल्दी लौट जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। देखो अगर ये अरब सागर में आती है तो इसे क्या कहते हैं, अरब सागर की मानसूनी पवने। देखो जब यह अरब सागर में, जब यह अरब सागर में प्रवेश करती है तो इसे अरब सागर का मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे अरब सागर का मानसून कहते हैं, मानसून कहते हैं। अब देखो इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है भाई, अरब सागर के मानसून में नमी की मात्रा, नमी की मात्रा होती है इसके अंदर 65%। नमी कितनी होती है, 65%। और वर्षा कितनी होती है, इससे मात्र राजस्थान में 10% ही वर्षा होती है। कितने प्रतिशत होती है, 10% ही होती है। अब देखो जब यह बंगाल की खाड़ी में, देखो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की बात कर रहे हैं हम, जब यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसे बंगाल की खाड़ी का, इसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। किसका मानसून कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। इसमें नमी कितनी होती है, देखो नमी की मात्रा 35% होती है। कितनी होती है नमी की मात्रा, 35% होती है। लेकिन वर्षा कितनी करती है, वर्षा 90% करती है। कितने परसेंट करती है, 90% वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जब अरब सागर में प्रवेश करती है तो हम इसे क्या कहते हैं, अरब सागर का मानसून कहते हैं। इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है, 65% होती है। और वर्षा कितने परसेंट होती है, 10% होती है। वही अगर जब बंगाल की खाड़ी का मानसून, क्या जब दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनें जब कहाँ प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है, 35% होती है। कितनी प्रतिशत होती है, 35%। और इसमें वर्षा कितनी परसेंट होती है, 90% वर्षा होती है। लिखो जल्दी से, याद करो जल्दी। लिखो, देखो साथियों अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये सारी चीजें, अब आप सोचो कि आज हमारी जो क्लास है जलवायु की, कौन सी चौथी क्लास है, चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास है शायद। अगर हमारी ये पांचवी क्लास है किसकी, जलवायु की, राजस्थान की, और एक क्लास हमारी कल और होगी। मतलब लगभग हमने जलवायु को कितने घंटों में समाप्त करा है हमने, तो हमने लगभग 5 घंटों के अंदर, 5.5 घंटों के अंदर किसको समाप्त करा हमने, मतलब लगभग 6 ही घंटे मान लो आप। इसके अंदर हमारा क्या होगी, ये जलवायु समाप्त होगी। मतलब आप सोचोगे हमने जलवायु को कितने डिटेल में पढ़ा है साथियों, हमने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करा, हमने कुछ भी बर्बाद नहीं करा, फिर भी हमारा कितना टाइम लगा, क्योंकि हमने एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को कवर करा है। अगर आपको देखो, अगर आपको समझना है तो आपको क्या है साथियों, एक बार पढ़ो जिंदगी में, आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको एक बार सारी चीजें आपको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर आपने एक बार सारी चीजों को समझ लिया, उसके बाद में आपके लिए सारी चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब अपनी राजस्थान की जलवायु की एक और क्लास है, इसके बाद में हम किसको स्टार्ट कर देंगे, हम जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है उसको
शुरू कर देंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र को। हो सके तो हम कल की क्लास में इसको समाप्त करके वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल की क्लास हमारी बड़ी भी होगी, लगभग 1 से डेढ़ घंटे की हमारी क्लास होगी, जब जाके हमारी जलवायु समाप्त होगी साथियों। क्योंकि जलवायु के अंदर बहुत सारे चीजें हमारे को समझनी पड़ेगी। तो बस देख लो, लिख लिया जल्दी से। देखो, मानसून के आगमन की हमने बात कर ली थी। इसके बाद में मानसून की प्रकृति कैसी है राजस्थान के अंदर के भी देरी से आता है और जल्दी लौटता है। कैसा आता है? देरी से आता है और जल्दी लौटता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने की हमने बात करी कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवने किसे कहते हैं भाई? जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवने जब अरब सागर में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं? हम अरब सागर का मानसून कहते हैं। इसके अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है? 65% नमी होती है, लेकिन वर्षा कितना प्रतिशत होती है? मात्र 10% ही वर्षा होती है। और जब हम दक्षिण पश्चिम मानसून पवने कहाँ प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी में करती है, तो इसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इसे नमी की मात्रा कितनी होती है? 35% होती है। और वर्षा कितने प्रतिशत होती है? 90% होती है। तो अब हम कल की क्लास में जानेंगे जो मानसून है ना, तो राजस्थान की कौन सी मानसून की शाखा है। एक तो अरब सागरीय मानसून की शाखा के बारे में बात करेंगे और एक बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा के बारे में बात करेंगे। अब ये काफी लंबा है, अगर हम इनको पढ़ेंगे तो आधा आधा घंटा और चला जाएगा। इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे साथियों। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।